Okay, welcome students. Let us discuss few examples on analytic functions. The question is, prove that the function fz defined by fz is equal to x cube 1 plus I minus y cube 1 minus I over x square plus y square z does not equal to 0 and f of 0 is equal to 0, that is the value of the function at z equal to 0 is given 0. When z is not 0, in that case the value of the function can be determined from the definition given here. Now in this question it is saying that this given function is, we need to prove that the given function is continuous and CR equations are satisfied at the origin, yet the derivative of the function fz, that is f dash at the point z equal to 0, f dash 0 does not exist. तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि फंक्शन गिवन है और z डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है हमें, और z इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ऑलरेडी 0 डिफाइंड है, z इक्वल टू 0 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 दी है। तो हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा और CR इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी, लेकिन इसके बाद कि कहाँ पे सेटिस्फाई होनी, ओरिजिन पे, लेकिन इसके बाद भी जो इसका डेरिवेटिव है फंक्शन का वो z इक्वल टू 0 पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमें ये शो दिखाना है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी दिखानी है, उसके बाद हमें CR इक्वेशंस होल्ड करानी है ओरिजिन पे, एंड देन आफ्टर लास्ट में ये दिखाना है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलिए तो पढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन में। हम लोग ये आ जाते हैं हम लोग। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने फंक्शन fz को, चूँकि CR इक्वेशंस के लिए आपको पता है हमें, या कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए भी हमें पता है u और v जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करना पड़ेगा, तो हमने फंक्शन को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग अलग कर दिया है। तो उसका जो रियल पार्ट है उसको हमने u मान लिया है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमेशा की तरह v मान लिया है, क्योंकि हम fz को लिख सकते हैं u प्लस iv, और जब कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट u हो जाएगा जिसमें i नहीं है और v हमारा कंपोनेंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्टीन्यूटी दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि लिमिट ऑफ एफ जेड एज जेड अप्रोचेज टूवर्ड 0 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जेड इक्वल टू 0 एंड बोथ ऑफ दीज वैल्यूज मस्ट बी इक्वल, that is their value, since the value of the function at a point 0 is given in the question and that is 0, so hence we need to show that the limit of fz when z approaches towards 0 is also 0। तो ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि f0 इज इक्वल टू 0 है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से कि लिमिट ऑफ एफ जेड एज जेड अप्रोचेज 0, हमें ये वैल्यू इसके बराबर दिखानी है और ये वैल्यू ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब हमें लिमिट भी 0 दिखानी है। ठीक है, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं u और v जो फंक्शन है वो रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन आप जो होते हैं हमारे वो ऑलरेडी कॉन्टीन्यूअस होते हैं, ये हमें रियल कैलकुलस से पता है, रियल एनालिसिस से हम जानते हैं कि ये फंक्शंस हमारे ऑलरेडी कंटिन्यूअस होते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रेशनल फंक्शन है हर जगह कंटिन्यूअस होंगे, बशर्ते जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। आपको पता है द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट वैनिश एट द पॉइंट, तो वो पॉइंट जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा, यानी u और v नहीं रह जाएगा कंटिन्यूअस। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने बताई है कि u v रेशनल फंक्शंस हैं x y के जिनका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है। तो u v, और चूँकि u v अगर कंटिन्यूअस होंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से u v के कॉम्बिनेशन से ही एफ जेड बना है, तो अगर u v कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली एफ जेड भी कंटिन्यूअस होगा। तो आप देख सकते हैं, तो जब z 0 नहीं है तब तो मतलब ओरिजिन के अलावा बाकी सब पॉइंट पे डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो एफ जेड भी कंटिन्यूअस होगा। प्रॉब्लम आएगी चूँकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 कहाँ पे हो जाएगा, जब एक्स और वाई ओरिजिन पे एक्स और वाई ऑलरेडी 0 होंगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा। उस केस में ना तो u एग्जिस्ट करेगा ना ही v एग्जिस्ट करेगा, इनकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो फंक्शन भी एग्जिस्ट कैसे करेगा। इसलिए ओरिजिन पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी कि फंक्शन, चूँकि वैल्यू निकाल नहीं सकते तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी होल्ड करेगी ओरिजिन पे या नहीं करेगी। अब कैसे करेंगे, तो एट पॉइंट z इक्वल टू 0
टू टेस्ट द कॉन्टीन्यूटी एट z इक्वल टू 0, हमने क्या किया है यहाँ पे, इसको हम दोनों तरह से कर सकते हैं। हम कार्टेशियन से भी चेक कर सकते हैं कॉन्टीन्यूटी को चेक, और हम पोलर से भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने पोलर वाला कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ किया कि थोड़ा सा ये कन्वीनियंट है, थोड़ा सा छोटा लगा मुझे। बाकी अभी मैं आपको दोनों ही तरीके दिखाऊंगा कैसे आप कार्टेशियन से भी कर सकते हैं, वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो क्या किया हमने, z इक्वल टू 0 पॉइंट पे चेक करना था, हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लिया। x की जगह आर कॉस थीटा और y की जगह आर साइन थीटा रख दिया है। ठीक है, तो हमें क्या मिला है देखिएगा, हमें u की वैल्यू क्या हो जाएगी, रख दीजिए x की जगह आर कॉस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब है तो आर क्यूब बाहर आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है प्लस में, तो आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बचेगा। तो यू की वैल्यू जो है हमारी आर कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगी। सिमिलरली जब हम वी को सॉल्व करेंगे इसी तरह, तो वी की वैल्यू आपको दिख रही है, ये है वी की वैल्यू, दिस वॉज वी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऑन। सिमिलरली है, जैसे यू है वैसे ही वी है, आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ बस माइनस था, यहाँ प्लस है, तो इतना ही चेंज आएगा कि जो यू की वैल्यू आई है उसमें बीच में माइनस आ रहा था और वी की वैल्यू में यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब z 0 को टेंड करेगा तो ऑब्वियसली r भी 0 को टेंड करेगा। ये आप जानते ही हैं कि जो कोई भी पॉइंट है, अगर ये पॉइंट z है हमारा, तो ये पॉइंट अगर इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इसका रेडियल जो एंगल रेडियस वेक्टर बनाता है वो थीटा होता है, और r इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर z 0 को टेंड कर रहा है, मतलब z 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ऑब्वियसली r भी तो धीरे धीरे 0 की तरफ अप्रोच करेगा, r भी ख़त्म होता जाएगा। जैसे जैसे z कम होगा वैसे वैसे r भी छोटा होता जाएगा। इसलिए हमने कहा कि जैसे ही z 0 को टेंड करेगा, r ऑब्वियसली 0 को टेंड करेगा। ठीक है, तो लिमिट ऑफ u व्हेन z टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ r व्हेन z टेंड्स टू, लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन u की वैल्यू क्या आई थी, आर कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो इसमें हमने रख दिया लिमिट यू की वैल्यू रखी आर कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा वेयर आर टेंड्स टू 0। तो आर चूँकि जेड पे 0 होने पे आर 0 हो रहा था, अब जैसे ही आर को 0 आप रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से आप वी के लिए लिमिट ऑफ वी व्हेन जेड टेंड्स टू अप्रोचेस टू 0, वैसे ही आप वी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वी के लिए हमारा एक्सप्रेशन ये था, आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, वहाँ रखेंगे। अगेन आर की लिमिट 0 हो रही है तो आर 0 रखते ही ये लिमिट 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि जो हमारा फंक्शन की लिमिट एफ जेड की लिमिट है एट जेड अप्रोचेस टूवर्ड 0 व्हेन जेड अप्रोचेस टूवर्ड 0 इज़ 0। और यही हमारे फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है। ये तो क्वेश्चन में हमारे पास पहले से गिवन था। ये देखिए एफ ऑफ 0 0 पहले से दिया था। तो हमें कॉन्टीन्यूटी के लिए हमको यही दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता था, वो भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कंटिन्यूटी के लिए। आप देख सकते हैं, जैसे ये है, अब ये देखिएगा, अब देखिए यहाँ देखिएगा, टू फाइंड हमने यहाँ दिखाया है, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड इक्वल टू 0 वी शैल शो दैट, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, लिमिट ऑफ एफ जेड एज जेड अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, हमें इसको 0 दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया, हमने आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स में हम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ टेंड करते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ होते हैं। तो लिमिट जब हम किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे जब लिमिट निकालेंगे, चाहे किसी भी पाथ के अलॉन्ग निकालें, वो लिमिट हमारी सेम आनी चाहिए। तो यहाँ देखिएगा हमने क्या किया है कि हमने जैसे पहले हमने 3 रास्तों से यानी 3 पाथ चूज़ किए हैं जिनके थ्रू हमने लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट की है। पहला पाथ हमने चूज़ किया है कि पहला पाथ आप देख सकते हैं, ये है हमारा, हमने पहला पाथ चूज़ किया है कि y अप्रोचेस टूवर्ड 0, पहले हम y को 0 कर रहे हैं, बाद में हम x को 0 कर रहे हैं। मतलब समझिएगा, जैसे ये हमारा पॉइंट z है। ठीक है, ये तो z को हम जब x और y के फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। तो मान लीजिए अब z 0 जा रहा था, तो आपके पास हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये है पॉइंट P, z का मतलब x प्लस आई वाई, यानी कि x और y पॉइंट्स के फॉर्म में आप लिखेंगे। तो अब जैसे हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने 3 तरह से दिखाया है। तो एक तो ये हो गया कि हम पहले आपको आना है ओरिजिन पे 0,0 पे आना है। तो एक रास्ता ये है कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएँ और उसके बाद हम
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएं, तो एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएँ और फिर हम वाई एक्सिस के पैरेलल डाउनवर्ड्स जाएं, ये दूसरा रास्ता है। और तीसरा है हम सीधे सीधे y इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है हमारी, या y इक्वल टू एम एक्स अगर बोलना चाहें रेडियस वेक्टर, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2x, इन सारे पाथ को हम कवर कर रहे हैं जो ओरिजिन से पास होती है। तो हमारे पास ये तीन रास्ते हैं, पहला है, दूसरा है और तीसरा जो सीधे यहाँ से यहाँ जाएगा। तो देखिए हमने वही किया है, पहला रास्ता लिया है जब y को हमने पहले 0 किया है, बाद में x को 0 किया है। तो y 0 किया है मतलब ये रास्ता है, ये देखिए y को 0 कर रहे हैं, उसके बाद हम x को 0 कर रहे हैं और फिर हम 0 0 ओरिजिन पे पहुँच रहे हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो हमने क्या किया है, जो वैल्यू आई थी हमारे पास हमारा एफ जो फंक्शन था ये लिखा हुआ था, इसमें हमने उठा के रख दिया है। पहले हमने y को 0 पुट किया है और उसके बाद में हमने x को 0 किया है। तो ऐसा करने पर हम पहले y को 0 रख देना है। देखिए अंदर इनर लिमिट y टेंड टू 0 ली है, तो y को पहले 0 रखेंगे, x को बाद में 0 रखेंगे। ठीक है, तो y को 0 करने पे कितना बचा, इतना बचेगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कटा x, ये बचेगा, जिसमें से x कॉमन होने पे ये इतना बचेगा एक्सप्रेशन। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। y को सिर्फ 0 पुट कर देना और जो x के जो टर्म कॉमन आएंगे उनको कैंसिल कर देना है। अब इसमें फिर आपको बाद में x को 0 रखना है, तो 0 रखेंगे, रिजल्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि x 0 तो सब 0, रिजल्ट 0। ऐसे ही दूसरा पाथ हमने जो बताया आपको कि पहले x को 0 करिए फिर y को 0 करिए। अगर हम x को ख़त्म करें फिर y को ख़त्म करें तो हम वापस ओरिजिन पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे वही किया इन्होंने। फिर से हमने क्या किया, जैसे ये हम कर रहे थे, इसमें पहले y को 0 रखा था, अब हम पहले x को 0 रखेंगे, बाद में y को 0 रखेंगे, तो भी देख लीजिए रिजल्ट 0 ही आ रहा है। पहले x को 0 किया, बाद में x को 0 करने पे इतना बचा है और उसके बाद में y को 0 करेंगे तो फिर से y मल्टीप्लाई में आए तो फिर से रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट जब हम z को 0 कर रहे हैं, मान लीजिए तीसरा पार्ट जो हमने लिया था रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग, ये हमने लाइन y इक्वल टू एक्स ली है। तो इस तरह की कोई भी लाइन हो, y इक्वल टू एम एक्स का मतलब ये हो गया x 2x 3x, जैसे ये है, मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से है, किसी भी कोई भी जो भी ओरिजिन से पास होने वाला कोई भी पाथ हो, तो y इक्वल टू एम एक्स, इस तरह के अगर किसी भी पाथ को चूज़ करते हैं तो उस केस में हमने क्या किया, y की जगह एम एक्स रख दिया पहले पूरी इक्वेशन में। y की यहाँ y था फंक्शन में, जहाँ जहाँ y आ रहा था, इसमें जहाँ जहाँ y आ रहा था इस इक्वेशन में हमने हर जगह y की जगह एम एक्स रखा और फिर x को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है, x पूरा ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट दिया। उसके बाद आप फाइनली देखिए आपके पास रिजल्ट जो बचेगा उसमें ऊपर एक x बच जाएगा। फिर आप जब x को फाइनली हम बाद में x को जब 0 पुट करेंगे तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। नीचे 0 नहीं हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे x नहीं बचेगा, सिर्फ ऊपर x है, इसलिए रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो आप देखिए तीन अलग अलग डिफरेंट पाथ से हमने देखा और तीनों की लिमिट सेम आई, तो इसलिए हमने कहा कि हमारा फंक्शन जो है उसकी जो है वो कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट z इक्वल टू 0 पर, क्योंकि तीन लिमिट सेम आई है। आप एक काम कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम तीन पाथ से के अलॉन्ग दिखाएं, आप दो पाथ ले सकते हैं, एक जनरल पाथ ले सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स, और इन दोनों में से कोई भी एक पाथ के अलॉन्ग दिखा सकते हैं। तो दो पाथ के अलॉन्ग भी अगर आप दिखा देंगे तो भी की लिमिट, दोनों की लिमिट 0 आ रही है तो भी हमारा काम हो जाएगा, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा z इक्वल टू 0 पे। क्लियर? तो ये तो था जो दूसरा तरीका है अगर आप कार्टेशियन के थ्रू दिखाते हैं तो। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया हमारा। मुझे पोलर थोड़ा सा आसान लगा था इसलिए मैंने पोलर कर दिया। आप कोई भी एक रास्ता चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ये देखिए हमारा एफ जेड फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया 0 पे। तो इस तरह से चूँकि 0 पे ही हमें डाउट था, बाकी सारे पॉइंट्स पे तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस था, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया सारे पॉइंट्स के लिए, यानी सारे जेड की वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया एफ जेड। अब हमको चेक करना है सी आर इक्वेशंस को चेक करना है कि सी आर इक्वेशंस क्या सेटिस्फाई हो रही हैं ओरिजिन पे। तो हमने ओरिजिन पे निकाला इसको, हमने सी आर इक्वेशंस को, चूँकि अच्छा अब ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किया है ओरिजिन पे सी आर इक्वेशंस के डेरिवेटिव यानी यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई को कैलकुलेट करने के लिए। क्यों किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया था इसमें जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो तब लग सकती है जब z की वैल्यू 0 ना हो, यानी कि अगर ओरिजिन पे हम z इक्वल टू 0 पे निकालेंगे फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर चाहिए हमें, तो वो हमारे पास डेफिनेशन नहीं है, सीधे वैल्यू दी गई है। तो अगर फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है उस पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन को खुद ही डिफाइन नहीं किया गया है, तो फिर उस पॉइंट पे निकालने के लिए हमको फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करना पड़ेगा। तो वही हमने लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हुए, फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट लगाते हुए इसको सॉल्व किया है। अब देखते हैं, तो ये आ गया आपका, देखिए एट ओरिजिन 0,0 हमें क्या मिल रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स का फॉर्मूला लगाया, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 u
आप इसको 0+h भी लिख सकते थे या x+h भी, जहाँ पे x को हम 0 कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या बचेगा, u एज अ फॉर्मूला आप इसको याद रखिए। कुछ बुक्स में यहाँ पे डायरेक्ट x ले रखा है, किसी बुक में डायरेक्ट x ले रखा है, या किसी बुक में आप देखेंगे तो 0+h, 0 ले रखा है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने क्या किया है, लिमिट s टेंड्स टू 0 u h, 0, x को h, चूँकि x के रिस्पेक्ट में चेंज को हम देख रहे हैं तो y तो ओरिजिन पे y 0 होगा, तो y हर जगह 0 रखेंगे। u एट जो सेकंड वैल्यू होती है f0 होता है, इसलिए u 0 0 और u यहाँ पे h, 0 डिवाइडेड बाई h जो चेंज हो रहा है h में, x में। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ जाएगी h-0/h, मतलब u की वैल्यू निकालनी है, x की जगह आपको h रखना है और y को आपको 0 पुट करना है। तो आपके पास ये वैल्यू थी, आप यहाँ देख लीजिए, x की जगह आपको h रख देना है, y को 0 करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऊपर आएगा h3, नीचे आएगा h², h3/h² क्या देगा, h देगा। तो ये देखिए आपकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे h आ गई, ठीक है। और u एट 0,0, जब x भी 0 रखेंगे, y भी 0 रखेंगे तो देख लीजिए क्या आएगा, ये 0, ये 0, 0, ये 0, तो आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये आप उस केस में 0,0 पे फंक्शन तो डिफाइन ऑलरेडी है ना, इस डेफिनेशन से नहीं, यहाँ से तो 0/0 आएगा, सॉरी आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि f ऑफ 0 0 है, तो वहाँ से आप कहेंगे कि f ऑफ 0 0 है तो इसका मतलब u प्लस i भी दोनों 0 है, तो u भी 0 होगा और v भी 0 होगा ओरिजिन पे। तो हम इस डेफिनेशन से इसकी वैल्यू हमने रखी u 0,0 की, ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, ये वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, डिवाइडेड बाई h था तो h से डिवाइड करेंगे तो h से h कैंसिल हो गया, वैल्यू 1 आ गई, लिमिट वैल्यू हमारी 1 आ गई। सिमिलरली आप डेल u ओवर डेल y निकालेंगे तो उस केस में जब y के लिए करेंगे तो लिमिट k टेंस टू 0, y में होगा चेंज, x को 0 कर देंगे तो u एट 0, k माइनस u एट 0, ओरिजिन पे u 0 डिफाइंड है, v भी 0 डिफाइंड है पहले से ही, आपकी वैल्यू 0 0 0 सब चलेगी ओरिजिन के लिए, अपॉन k डिवाइडेड बाई k, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए तो ये वैल्यू देखिए माइनस के आ रही है, ये यहाँ से माइनस के आ जाएगी, आप यहाँ रखेंगे तो आपको दिख रहा है 0, k रखना था तो आप इसमें रख दीजिए, x को 0 करना है और y की जगह आपको क्या रखना है, k रखना है, तो k³ ये आपको दे देगा k प्लस का i इंटू k दे रहा है, सॉरी इस डेफिनेशन से नहीं, ये तो v की डेफिनेशन है, u की डेफिनेशन ये है, इसमें आपको रखना है x को 0 करेंगे तो -y³ -1 दे देगा, ठीक है। सिमिलरली आप बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू -1 आ गई। ऐसे ही आप v के लिए निकाल लेंगे, del v बाई del x और del v बाई del y, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 और 1 आ रही है। अब आप CR इक्वेशंस देखेंगे तो CR इक्वेशंस ux बराबर vy और uy बराबर -vx होती हैं, तो यहाँ इक्वेशन से ये दिख रहा है तो सेटिस्फाई हो रही है, ux की वैल्यू 1 है और vy की वैल्यू भी +1 है, ये +1 है और uy जो है -vx के बराबर होना चाहिए, तो uy -1 है तो vx में -1 कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी हमारी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, एट ओरिजिन। इसलिए अब हमारा सेकंड पार्ट हो गया जिसमें हमसे क्वेश्चन में कहा था कि आप ओरिजिन पे दिखाइए कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। हमने क्यों इस तरह का तरीका अप्लाई किया, क्योंकि हमारा फंक्शन ओरिजिन पे डिफाइंड नहीं था, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ z डज नॉट इक्वल टू 0 पे डेफिनेशन ये दी गई थी, इसलिए मजबूरी थी हमको ये डेफिनेशन लगाने के लिए, हमको CR इक्वेशंस को निकालने के लिए ये फर्स्ट प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना पड़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट में, जो क्वेश्चन में कह रहा था कि f'0 जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम देख लेते हैं, तो f'0 का फॉर्मूला लगाया हमने, f' एट z इक्वल टू 0, फॉर्मूला लिमिट z टेंड्स टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z माइनस z0 होता है, तो z0 हमारा जो पॉइंट है वो 0 है, z0 यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ 0 और यहाँ पे 0, तो आपका आ गया लिमिट z टेंड टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z माइनस 0, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, तो चूँकि 0 है तो हमने लिखा नहीं, उसको छोड़ दिया है, तो रिजल्ट यही आ जाएगा। हमने रखा वैल्यू एफ जेड जो फंक्शन गिवन था माइनस f0 क्या है 0 है, अपॉन जेड की वैल्यू क्या है x प्लस आई वाई, क्योंकि f0 0 था इसलिए वैल्यू 0 रखी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं f'0 हमने रख दिया इसको, तो x z0 है मतलब क्या, z0 है मतलब x भी 0 को टेंड कर रहा है, y भी 0 को टेंड कर रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये ऊपर आ गया है, साथ में आ गया है, ये दोनों साथ में आ गए। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है कि ये लिमिट क्या ये लिमिट सेम आएगी, तो हमें दो डिफरेंट पाथ से इस लिमिट को प्रूव करना पड़ेगा, क्या ये लिमिट सेम आएगी या नहीं आएगी।
मतलब कम से कम 2 डिफरेंट पाथ हमें ऐसे चाहिए जिनसे लिमिट सेम आए, तब तो हम कहेंगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हमें कंट्राडिक्ट करना है इसको कि नहीं डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें कोई एक पाथ ही, हम कम से कम एक ही अगर कोई ऐसा पाथ दिखा दें, मतलब एक कोई ऐसा पाथ चूज़ करें, जनरल पाथ होना चाहिए जिसके थ्रू हम ये दिखा दें कि लिमिट जो है पाथ पे डिपेंडेंट है। तो मैंने एक यही शॉर्टकट लिया है, y बराबर mx ले लिया है रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग, जो स्ट्रेट लाइन हमारी होती है, ये मैंने दिखाया था फिगर में। ये सारी रेडियस वेक्टर y इक्वल टू mx, मतलब ये सारी लाइंस जो हैं आपकी ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो इन लाइंस का कलेक्शन है, इनमें से कोई भी पाथ हम चूज़ कर सकते हैं। तो अगर y इक्वल टू mx, आप y की जगह mx रख दीजिए हर जगह, इस फंक्शन में y की जगह mx रखिए, और फिर x की मैक्सिमम डिग्री निकाल के कॉमन कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ऊपर नीचे से x कॉमन लीजिए, ऊपर से x कॉमन लीजिए, सब x कैंसिल हो जाएगा और देखिए एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बचेगा। अब इसमें x को 0 रखने के लिए x है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, तो जो फंक्शन है एक्सप्रेशन है वही रहेगा। अब आप इसको देख सकते हैं, तो इसमें ये जो लिमिट है ये m की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, मतलब y बराबर m की वैल्यू 1 लीजिए तो ये लिमिट दूसरी आ जाएगी। अगर m बराबर 2, y बराबर 2x पाथ चूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी। अगर y बराबर 3x लेंगे तो कुछ और। इसका मतलब जब भी लिमिट पाथ पे डिपेंड कर जाती है तो हम कहते हैं कि फिर वो यूनिक नहीं रहेगी, लिमिट वैल्यू अलग अलग आएगी लिमिट की, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब डेरिवेटिव फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ओरिजिन पे। विच शोज दैट लिमिट डिपेंड्स ऑन m, दैट इज द पाथ चूजन, हेंस लिमिट इज नॉट यूनिक, सो f'0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी जो मैंने लिया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पास आएगा और कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने लिया था ये, जिसमें हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है, इस फंक्शन को u इक्वल टू दिया है और इसको हार्मोनिक दिखाना है। तो मैं बता चुका हूँ कि हार्मोनिक दिखाने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लाप्लास इक्वेशन क्या है वो आपके सामने है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो u आपको गिवन था क्वेश्चन में, u आपको ये दिया है क्वेश्चन में, तो आप इस यहाँ से डेल u बाई डेल एक्स निकालिए, दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए u को x के लिए, तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर ऐसे ही डेल v बाई डेल u बाई डेल वाई निकालिए। x के लिए किया पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 बार, अब y के लिए करिए, सेकंड टाइम करिए y के लिए। इन दोनों की वैल्यू, इसकी और इसकी, दैट इज डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दोनों उठा के इक्वेशन में रखिए और दोनों देखिए सेम वैल्यू आ रही है, अपोजिट वैल्यू आ रही है, इसलिए रिजल्ट 0 होगा। और जब ऐसा होगा तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन u जो है वो कैसा होगा, हार्मोनिक होगा। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, एंड आई होप कि आपको एनालिटिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने जितने कॉन्सेप्ट इसमें हो सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर जैसे कुछ बुक्स में आपको ये मिल सकता है कि इस क्वेश्चन में जैसे हमने तो एक जनरल पाथ लिया है, तो कुछ और किताबों में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अलग अलग पाथ लिया, और जैसे एक पाथ ले लिया y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग और दूसरा पाथ ले लिया y बराबर एक्स स्क्वायर के अलॉन्ग, और इन दोनों से अलग अलग लिमिट की वैल्यू निकाल दी। इसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी, इसकी कुछ अलग आएगी, और तब वो ये कहेंगे, कंट्राडिक्ट करेंगे कि जो है हमारा जो फंक्शन है वो उसको डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट। चूँकि अगर लिमिट सेम नहीं है दो अलग अलग पाथ के अलॉन्ग, डिफरेंट पाथ के अलॉन्ग, तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने केवल y बराबर mx जनरल एक लिमिट के लिए हमने जनरल पाथ के लिए प्रूव कर दिया। अगर पाथ डिपेंडेंट हो गई तो यहीं से प्रूव हो गया कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब डेरिवेटिव फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करेगा एट z इक्वल टू 0। ठीक है, थैंक यू।